Hi everyone. So welcome to another lecture of Indian Polity GS2 lecture 66. ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने सारा अपना फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, PRI, 73rd 74 अमेंडमेंट सब कुछ क्लोज कर दिया. तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कंप्लीट पॉलिटी कोर्स. ठीक है, जितना भी हमारे लेक्चर्स थे, सो वी आर टुवर्ड्स द एंड. तो आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे विच इज़ योर यूनियन टेरिटरी. ठीक है, यूनियन टेरिटरी से स्पेसिफिक देयर इज़ वन कमेटी, विल डिस्कस अबाउट इट, HMAC, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी. इस कमेटी का सेंस ये है कि यूनियन टेरिटरी का जो भी एक मिनिस्ट्री, जो नोडल मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, अगर नोडल मिनिस्ट्री की मैं बात करूँ तो सारी यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव नहीं है, मतलब जिसके अंदर आपके जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सब का जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज़ योर होम मिनिस्ट्री ओनली. ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ कमेटी जिसको हेड हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर करते हैं, एंड देन देयर आर मल्टीपल मेंबर्स ऑल्सो. तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वगैरह, कोई चैलेंज वगैरह आता है तो दे डिस्कस दैट. तो विल डिस्कस दिस. ठीक है, विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द यूनियन टेरिटरी आर्टिकल्स, फर्स्ट टाइम कहाँ से ये टर्म कॉइन हुई, एंड देन द सेकंड टॉपिक फॉर द डे वुड बी द कैग, कॉम्प्ट्रल एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, बट येस द लेक्चर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वोंट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने वाला है. सो मैक्स 2-3 लेक्चर्स मोर. ठीक है, बिकॉज इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो भी चीज़ें बची हैं, यू कैन डायरेक्टली रेफर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, तो उसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो पहली बार जो ये टर्म कॉइन करी गई थी दैट वाज लाइक यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिकली वाज कॉइन्ड इन 1956 थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, अब इस यूनियन टेरिटरी को ऑल्सो जो उसको कहा जाता है दैट इज़ योर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी. ठीक है, इसको लिख लो, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी. ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको. ठीक है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू आपको फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट प्रपोज करा गया था. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर. ठीक है, 1956 के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे जो ब्रिटिश राज के अंदर जो डायरेक्टली गवर्न करे जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे. तो उन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स को यूटी बना दिया गया बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल्सो बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बेसिस पे आपकी यूटी जो टर्म और जो कॉन्सेप्ट था वो आया. यूटी ब्रिटिश राज में आपको उसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक, so important thing here to understand is, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ. अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई वी नीड यूटी. तो इसके कुछ मल्टीपल बाइफिकेशंस हैं. ठीक है, तो इसमें हमने ये लिखा है कि वाई यूटी वाज फॉर्म्ड और वाई यूटी इज़ मतलब वाई यूटी इज़ क्रिएटेड. तो उसमें सबसे पहला रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रीज़न. ठीक है, तो इसके अंदर प्राइम एग्जांपल तुम चंडीगढ़ का लिख सकते हो, बिकॉज चंडीगढ़ वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है. ठीक है, तो एक ही पर्पज़ को फुलफिल करता है. ठीक है, नाउ सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजन के अंदर तुम्हारा सेकंड बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली. तो दिल्ली एज अ यूटी जो बना था दैट वाज मतलब 1956 में 7th अमेंडमेंट एक्ट था उसी के थ्रू बना था. ठीक है, बट जो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 आया था उसके थ्रू उसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी, जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट. तो वो आर्टिकल 239A के अंदर ऐड हुआ था. ठीक है, तो इसको लिख लो, दिल्ली वॉज मेड यूटी थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 बट थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, 239AA 239AA was added in constitution and Delhi was given a legislative and local government and eventually Delhi was called NCT. ठीक है, that is your National Capital Territory. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, ये आई थी. ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रीजन के अलावा सेकंड रीजन इज़ योर स्ट्रेटेजिक रीजन. ठीक है, स्ट्रेटेजिक रीजन में लिख सकते हो जो पुडुचेरी है, मतलब अगर आप मैप में देखो तो पुडुचेरी तुम्हारा अंडमान
के पास, मतलब इधर ये वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों की साइड पड़ता है, फेसिंग अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, तो वो यूटी डिक्लेयर करा हुआ है उसको। सेम गोज फॉर योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो एंड लक्षद्वीप आइलैंड ऑल्सो, ठीक है। द थर्ड रीज़न इज़ कल्चरल। कल्चर के अंदर तुम्हारा दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम पौंडीचेरी की हिस्ट्री जानो तो वहाँ पे फ्रेंच का वहाँ वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था, तो वहाँ पे जो पुराना कल्चर है वो फ्रेंच रिलेटेड ही है, ठीक है। तो वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इट वॉज डिसाइडेड कि भाई यूटी बना देते हैं, सो दैट द कल्चर कैन रिमेन एज इट इज़ और कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। चौथा आपका रीज़न है ट्राइबल इंटरेस्ट, ठीक है। ट्राइबल के अंदर तुम्हारा इनिशियली ये जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है, इन सबको यूटी डिक्लेयर करा था, बाद में इनको स्टेटहुड मिली थी। तो ट्राइबल इंटरेस्ट ये था कि भाई जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हैं, आपके SC STs हैं, मेन STs जो हैं, उनको किसी भी तरीके का चैलेंज ना आए बिकॉज ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। तो इनिशियली एवरी वन ऑफ देम वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूटी, बाद में उनको स्टेटहुड मिल गया, तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, ऑल दीज वर अर्लियर यूटी एंड लेटर दे वर गिवन द स्टेटहुड, ठीक है। अब यूटी इज पार्ट 8 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो आर्टिकल है दैट इज़ फ्रॉम 239 टू 241 के बीच में जो आर्टिकल है दैट डिस्कस्ड योर यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसमें यूटी, गवर्नमेंट इन यूटी इज रन बाय लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, LG, लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन यूटी आर governed by the Lieutenant General LG except in the case of Delhi and Puducherry, जहाँ पे where state legislative is present, ठीक है। तो आइडियली यूटीज़ जो हैं वो गवर्न LGs करते हैं, बट मेन जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही रहता है। प्रेसिडेंट LG के थ्रू सारी फंक्शनिंग कराता है यूटी की, बट अगर किसी यूटी में जैसे असेंबली है, जैसे दिल्ली और पौंडी है, तो वहाँ पे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी होगी जो तुम्हारा सारा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओवरव्यू करेगी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिख लो, LG of a UT and governor of a state cannot be compared, as governor is the head of state but LG is not the head of UT, comma president is the head of UT, मतलब obviously president is the head of UT and not the LG के थ्रू president अपना काम कराता है, ठीक है। एंड फुल स्टॉप करके लिख लेना, LG is working on behalf of president, ठीक है। नेक्स्ट राइट, UT are administered by the officers who work for the president, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, पहले JNK भी था बट अभी JNK हटा दो, बट तो यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर प्रोवाइडेड विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ CM, ठीक है। फॉर द रिमेनिंग, नेक्स्ट यू राइट, फॉर द रिमेनिंग यूटीज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। एनी सब्जेक्ट का मतलब तुम्हारा वही हुआ स्टेट लिस्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट का पार्ट हो, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट हो, तो तीनों केसेस में पार्लियामेंट ही तुम्हारे लॉज बनाते हैं फॉर दोज यूटीज इन विच लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। दिल्ली के केस में याद रखना, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सारे जो डिसीजंस हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटिव है वहाँ की, दिल्ली की आपकी सरकार जो अभी है प्रेजेंटली, वो सारे डिसीजन ले सकती है, बट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस और डिसीजंस हैं वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो इसको लिख लो, दो पौंडीचेरी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इवन दिल्ली असेंबली कैन डू सो फॉर दिल्ली एक्सेप्ट फॉर द 3 areas of state list, and these are public order, land and
पुलिस, ठीक है। आइडियली ये तीनों होते स्टेट लिस्ट का पार्ट है, बट दिल्ली के केस में ये एग्जेम्पशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट चाहकर भी इन स्टेट लिस्ट पे, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पर कोई भी लॉ या रेगुलेशन नहीं बना सकती, ठीक है। नेक्स्ट राइट, CM and ministers in UT with council of ministers are appointed by the president and ministers hold office during the pleasure of president. Next right, LG of Delhi, Pondi have to act as per the aid and advice of council of ministers except in the case where LG can act in discretion. ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, गवर्नर वाले जो टर्म्स हैं उसके से ही रिलेटेबल है. नेक्स्ट राइट, इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन LG एंड his ministers, LG is supposed to refer the matter to president and the decision of the president shall prevail. ठीक है, जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता है, LG वर्सेस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो अगर किसी भी मूवमेंट पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो LG हैज़ द राइट टू रेफर एनी जो भी डिबेटेबल चीज़ है वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं. देन प्रेसिडेंट्स एक्शन और डिसीजन विल बी फाइनल. ठीक है, ठीक है. इस नेक्स्ट यू राइट, असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट LG. तो जो असेंबली डिसोल्यूशन के राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही हैं. ठीक है, जो अगर असेंबली डिसॉल्व करनी है तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है फॉर दिल्ली एंड पौंडी एंड नॉट LG. ठीक है, तो आई विल जस्ट रब दिस. ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, दैट इज अराउंड योर लेस देन इक्वल्स टू 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ठीक है, अभी आज के टाइम पे जो यूटीज़ हैं उसका फिक्स करा हुआ है थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003. सो लिख लो, मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड हैज़ बीन फिक्स्ड एवर सिंस फ्रॉम 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. नेक्स्ट राइट, फॉर यूटी ऑल्सो इट इज़ द सेम applicable, but for Delhi the assembly limitation is to 10%. दिल्ली के केस में दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 10%. तो आज के टाइम पे असेंबली के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 70 होते हैं. ठीक है, दिल्ली असेंबली के, और उसमें से तुम्हारे 10% ही मिनिस्टर्स बनते हैं, तो 1 CM और 6 मिनिस्टर्स, ऐसा बाइफर्केशन है. ठीक है, दिल्ली के केस में तो ये डिफ्रेंशिएशन है. ठीक है, now coming to the next topic, that is your HMAC. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया यूटीज़ के जितने भी जो भी नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज़ योर होम मिनिस्ट्री. तो HMAC का क्या सीन है कि भाई HMAC अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961, होम मिनिस्ट्री इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर एवरी. Ministry is nodal ministry of UT. ठीक है, तो उस केस में HMAC का इस्टेब्लिशमेंट करा गया है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ योर होम मिनिस्टर है उसके अंदर, देन MPs ऑफ 5 UT. इसके अंदर जो UTs हैं जिनके अंदर असेंबली है जैसे दिल्ली और पौंडी, वो इंक्लूडेड नहीं होते. ठीक है, और MPs के अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के, वो मेंबर्स होते हैं. ठीक है, प्लस द एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज़ योर LGs. इन सबको कंबाइन करके तुम्हारा कॉम्पोजिशन बनता है जिसको हेड हमारा होम मिनिस्टर करता है. ठीक है, लिख लो इसको. ऑल द 5 UTs विदाउट द लेजिस्लेटिव हैव अ फॉरम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द HMAC which is presided by the home minister to discuss general issues related to the social and economic development of UTs. ठीक है, तो ये HMAC है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज़ योर CAG, इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है. ठीक है, पार्ट 5, ऑल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है CAG का दैट इज़ थ्रू योर
आर्टिकल 148, 149, ठीक है। तो लिख लो इसमें, कैग सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु laid that report in the parliament, full stop. Then parliament sends the report to PAC, that is your public account committee, for further analysis. Next you write, earlier CAG used to create and analyze both, but now only CAG only analyzes the financial statements और जो भी मतलब basically क्या है कि जिस भी पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं, पब्लिक डिपार्टमेंट कह लो, ऑफिस कह लो, मिनिस्ट्री कह लो, जहाँ से भी पैसे आए गए हैं भाई पैसे हमारे ही हैं, ठीक है, टैक्स का ही पैसा है। सो इवेंचुअली जो भी पैसा गया है, क्या खरीदा गया है, कहाँ यूज़ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, सबकी ऑडिट कैग करती है और वो अपनी एक फाइनल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं कि भाई कैग की ये फाइंडिंग्स है। तो जब भी कैग की कोई फाइंडिंग आती है तो हल्ला ज़रूर होता है, जैसे राफेल डील में कैग की फाइंडिंग आई थी, ठीक है, उससे पहले बोफोर्स में भी कुछ ना कुछ आया था। सो जो भी अगर कैग के अंदर कुछ फाइंड आउट होता है तो इट्स अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग, ठीक है। तो लिख लो इसको, CAG is the head of Indian Audit and Accounts Department, ठीक है, Indian Audit and Accounts Department, ठीक है। CAG बेसिकली इसका हेड है, ठीक है। Okay. Next you write, CAG is the guardian of public purse. Next you write, CAG also do performance audit of departments and ministries. ये मैंने अभी बताया। B.R. Ambedkar called CAG as the most important officer. Full stop. His duties are to audit accounts of union and state to ensure that nothing is spent out of consolidated fund of India on state without the sanction of parliament or state legislative, ठीक है। एक पैसा भी जो खर्च हुआ है वो बिना पार्लियामेंट की इजाज़त के या बिना स्टेट लेजिस्लेटिव की इजाज़त के खर्च नहीं होना चाहिए। इसको ऑडिट करके पूरा क्रॉस चेक करता है कैग, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ऑडिटिंग ऑफ यूटी विच डोंट हैव एनी लेजिस्लेटिव इज डन अलॉन्ग विद द सेंटर, ठीक है। तो ऐसे यूटी जिनके पास कोई लेजिस्लेटिव नहीं है उनकी भी ऑडिटिंग कैग ही करता है, इन सिंक विद द सेंटर, ठीक है। ऑल्सो कैग जो एनालिसिस करता है वो PSUs के अंदर भी करता है, ठीक है, जो तुम्हारे पब्लिक सेक्टर यूनियन, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, जैसे तुम्हारा ये हो गया, सेल हो गया, ठीक है, या तुम्हारे जो भी पब्लिक उसके हो गए, ठीक है, इंडियन रेलवेज हो गया, उन सब की ऑडिटिंग भी कैग ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, कैग कैन ऑल्सो ऑडिट अकाउंट्स ऑफ एनीबडी विच इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी बंदे, किसी भी एंटिटी को अगर पार्लियामेंट के थ्रू पैसे जा रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव के थ्रू पैसे जा रहे हैं तो उसको कैग हमेशा ऑडिट कर सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट वन कि हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ कैग इज इंश्योर्ड, ठीक है। क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे वी कैन हैव द एश्योरिटी कि भाई कैग पार्शियल नहीं है एंड कैग विल ऑलवेज डू द जस्टिस टू हिट्स वर्क इन एथिक्स, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स हैं, लिख लो। इंडिपेंडेंस ऑफ कैग हैज़ बीन इंश्योर्ड थ्रू फॉलोइंग प्रोविजंस। नंबर 1, हिज सैलरी इज चार्ज एक्सपेंडिचर, दैट इज हिज सैलरी इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट, हिज सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन कैन नेवर बी यूज्ड टू हिज डिसएडवांटेज, ठीक है। मतलब उसकी सैलरी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, किसी भी गवर्नमेंट के आने पे उसकी सैलरी कभी चेंज नहीं हो सकती। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के केस में भी पढ़ा था, राइट। थर्ड इज ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड इन अ वे सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है। चौथा लिखो, ही हैज़ बीन गिवन फिक्स टेन्योर इन ऑफिस दैट इज 65 years/6 years, या तो 65 साल की उम्र तक काम करेगा या फिर 6 साल तक, ठीक है, फिक्स टेन्योर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he takes oath before the president as provided in the 3rd schedule. Next you write, his salary is equal to the Supreme Court judge and is fixed by parliament and mentioned in the 2nd schedule of the constitution. Next you write, after retirement
CAG is prohibited from appointment under union or any state government. Next you write, CAG is an officer of parliament and considered as eyes and ears of PAC, that is Public Accounts Committee. ठीक है, तो छोटा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर के हम लेक्चर 67 के अंदर हम फेडरलिज्म पूरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे. मेन इसमें यह है कि जो नीति आयोग का काम है, बाकी चीज़ें वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. अगेन दिस लेक्चर ऑल्सो वोंट बी वेरी बिग. कुछ बाइफिकेशंस हैं, कैसे कैसे अलग अलग आर्टिकल्स के बेसिस पे हम ये चीज़ अचीव करते हैं. हाउ डू वी अचीव दीज 3 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, वो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. Please like, share and subscribe if you like the content. Keep working hard, keep studying. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.